आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का पाठ नंबर 10वां प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से उनको देखते हैं। तो इस पाठ में से अपने दो बहुविकल्पी प्रश्न पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। एक अधिक स्थान आएगा और एक लघुत्रात्मक प्रश्न और एक ही निदात्मक, यानी कि सभी टाइप के प्रश्न इस पाठ में से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने अति लघुत्रात्मक जो बहुविकल्पी प्रश्न है। अपने पहला है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्यान रखना है प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग है वो निर्वात में होता है, खाली स्थान में होता है। दूसरा प्रश्न पूछा है प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पे होगा। तो सबसे कम जो प्रकाश का वेग है वो कांच के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। तीसरा प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग। तो सीधा ही पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग शेविंग दर्पण के अंदर, जहाँ पे अपने कटिंग करवाने जाते हैं नाई की दुकान के अंदर, वाहनों के हेडलाइट में, दंत चिकित्सा में, उपरोक्त सभी के अंदर इसका सही उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो इसमें संबंध अपने से पूछ सकता है कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या के अंदर संबंध बताइए। तो इसके संबंध एक तो अपने जो ऑप्शन में दे रखा है ये सही है, और एक इसका क्या हो जाएगा अपना, एक इसका संबंध ये भी आ जाए कि R बराबर में 2F, ये भी इसका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा R बराबर 2F। अगर अपने को वक्रता त्रिज्या बोल दे कि वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी F का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने वक्रता त्रिज्या के अंदर 2 का भाग दे के फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। और अगर प्रश्न में अपने को फोकस दूरी बोल दे कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या R ज्ञात करो। तो अपने सूत्र याद रखना है कि R बराबर 2F होता है, यानी कि 2 गुना F का मान जितना दे रखा उससे गुणा करके अपने वक्रता त्रिज्या R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। दाढ़ी बनाने के लिए, तो दाढ़ी बनाने के लिए अभी अपने पढ़ा ऊपर उपयोग अवतल दर्पण आ जाएगा। उसके बाद उत्तल लेंस से वस्तु के बराबर आकार का अगर अपने को प्रतिबिंब प्राप्त करना है, उत्तल लेंस से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब अगर अपने को चाहिए तो 6 नंबर ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। 2F1 पर वस्तु की स्थिति होगी तभी प्रतिबिंब वो समान आकार का बनेगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो 1 मीटर फोकस दूरी है तो 1 डायोप्टर होगी, यानी कि ये 1/F होता है जो डायोप्टर होता है, जिसकी जो पावर होती है, क्षमता होती है वो P बराबर 1/F। अगर F का मान 1 है तो यहाँ से जो P है क्षमता है वो भी क्या होगी, 1 होगी। अगर F का मान बोल दे कि F का मान बोल दे कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, 2 मीटर वाला बोल लें तो 1/2, तो उस टाइम में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या यूँ कह लें कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट हो जाती है। अगला प्रश्न जब प्रकाश की किरण पृथककारी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो इसके अंदर अपवर्तन की घटना होगी ही नहीं। ठीक है, लंबवत का मतलब जब प्रकाश ऐसे कांच की स्लैब है, अगर प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आती है तो इसमें अपवर्तन की घटना नहीं होगी, परावर्तन की घटना इसमें होती है। अगर 90 डिग्री से आ रही है तो इसमें अगर अपवर्तन की घटना तभी होगी तब थोड़ी सी झुकी हुई प्रकाश की किरण आती है, तभी वो अपने बोलते हैं कि जैसे अंदर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन अगर सीधी 90 डिग्री पे आ रही तो वो अपवर्तन की घटना नहीं होती। अगला प्रश्न प्रकाश परावर्तन की घटना होती है। तो प्रकाश परावर्तन की घटना जो है वो समतल दर्पण से होती है। इसके बाद अगला प्रश्न मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के अगर समांतर ही किरण आ रही है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद वो F से गुजरेगी। अगला प्रश्न एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा, और अवतल लेंस से भी आभासी और सीधा बनता है। दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद रखना। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण से बनेगा आभासी और सीधा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस से भी आभासी और सीधा बनेगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न भी इस तरीके से पूछ रखा है कि वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण तथा लेंस बताने हैं।
सीधा और आवर्धित अपने को प्राप्त करना है तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अब देखो इसमें उत्तल दर्पण के अंदर क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अवतल लेंस में क्या बनेगा, आभासी और सीधा। लेकिन यहाँ पे अपने करना है क्या, सीधा प्राप्त करना है और आवर्धित मतलब बड़ा प्राप्त करना है, तो ये उल्टे हो जाएंगे। उल्टे का मतलब दर्पण तो हो जाएगा अवतल और लेंस हो जाएगा उत्तल। जब अपने को आभासी और सीधा प्राप्त करना है, आभासी और सीधे में ध्यान रखना उत्तल दर्पण रहेगा और अवतल लेंस रहेगा। लेकिन अपने को सीधा और आवर्धित प्राप्त करना है तो इनके उल्टे हो जाएंगे, दर्पण अवतल हो जाएगा और लेंस है उत्तल हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वो सेम अभी पीछे मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं है, तो मिट्टी इसमें प्रयुक्त नहीं होती। उसके बाद अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बाद की घटना में यदि आपतित कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तित कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। जितने डिग्री का आपतित कोण है उतना ही परावर्तित कोण होगा प्रकाश के परावर्तन के अंदर। इसके बाद अगला, कौन सी घटना के कारण जल में डूबा हुआ सिक्का यूं उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसका आंसर अपने हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या यूं कह ले कि गिलास के अंदर जो पेंसिल होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो सारे की सारी घटनाएं हैं वो अपवर्तन की हैं। आगे कुछ रिक्त स्थान है जिसमें बोला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अपनी हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अभिलंब आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। उसके बाद लेंस के द्वारा सभी आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सारे के सारे जो प्रतिबिंब वो आभासी बनते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अब अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी f का मान होगा माइनस के अंदर होगा, और उत्तल के लिए जो फोकस दूरी का मान होगा वो प्लस के अंदर होगा। इसके बाद है, प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण या प्रकाश कण व तरंग दोनों रूपों में संचरित होता है। तो ये पूछ सकता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो अपने लिखेंगे द्वैत प्रकृति है, यानी कि द्विपद्धति या द्वैत पद्धति है, यानी कि प्रकाश कणों के अंदर भी गुजरता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी गुजरता है। दोनों रूपों में ही जाएगा, तरंग के रूप में भी जाता है और कणों के रूप में भी जाता है, द्वैत प्रकृति बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा और जो आभासी बनेगा वो सीधा बनेगा। अगला प्रश्न कि प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में प्रकाश किरण का लौटना कहलाता है परावर्तन। तो ये परावर्तन की परिभाषा हो जाएगी कि प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना, ये अपना परावर्तक पृष्ठ है कि प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसके बाद कुछ शब्द अपने को याद रखने, जैसे यहाँ पे दे रखा है गोलीय, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की ओर वक्रित होता है उन्हें क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उन्हें कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बाद अगला, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के ऊपर जो बिंदु आता है उसको कहते हैं ध्रुव कहते हैं। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग माना जाता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, अगर आपसे पूछे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो उसको लिखा जाएगा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग माना जाता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद अगला है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का खाली स्थान कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र कौन सा होगा, तो
तो वक्रता केंद्र इस तरीके जो इसका केंद्र बिंदु होता है वो वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पे जो बिंदु होगा वो ध्रुव होगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है ना वो हो जाएगी अपनी मुख्य अक्ष हो जाएगी। उसके बाद अगला है दो पृष्ठों से बना कोई पारदर्शी माध्यम जिनका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है लेंस कहलाता है। इसके बाद लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने पथ से विचलित हुए लेंस के बाहर सीधी निकल जाती है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र मान लो कि यहाँ पे है जिसमें से बिना वो विचलित हुए प्रकाश की किरण सीधी आर पार निकल जाती है, वो उसका प्रकाशिक केंद्र होता है। इसके बाद अगला है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसके बाद सर्वाधिक अवर्तनांक है, तो दोनों का अवर्तनांक अपने याद रखना है। एक तो हीरे का अवर्तनांक पूछ सकता है 2.42, एक जल का अवर्तनांक पूछ सकता है 1.33। उत्तल लेंसों को अभिसारी भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी। इसके बाद कुछ बड़े टाइप के लघुत्रात्मक प्रश्न अपने आ जाएंगे। तो पहले तो पूछिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा अपने ऊपर अभी पड़ी है वो आ जाएगी, और ये अपने को डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम आ जाएगा। उसके बाद इसके नियम कि आपतन बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब याद रखने। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु मतलब ये होता है इसका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर आपतित किरण जो आने वाली किरण होती है, आपतित किरण परावर्तित किरण जो टकराकर वापस जाती है, परावर्तित किरण अभिलंब, ये अभिलंब हो जाएगा। सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये एक ही पृष्ठ में है, ठीक है, सभी एक ही तल में होते हैं। उसके बाद आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के समान होता है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं, तो कोण आप देख रहे हो ना, ये आई कोण और आर कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं आई को, और परावर्तन कोण बोलते हैं आर को। ये दोनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो ये विशेषताएं अपने को याद रखनी है कि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होती है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर अपने वस्तु के दर्पण सामने खड़े होते हैं। जैसे मान लो कि सुबह सुबह नहा के अपने बाल संवारते हैं, तो ये सामने आईना लगा है, अगर आईने के अपने पास में खड़े हैं तो दर्पण भी अपने को लगेगा कि पास में है। अगर इससे अपने दूर खड़े हैं यहाँ पे, तो इसमें दर्पण में अपने लगेगा कि अपने से दूर हैं। तो उतनी ही दूरी पर वस्तु के दर्पण के सामने स्थित होता है। इसका प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। इसके बाद गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये मैं बता चुका हूँ कि क्या इसके अंदर संबंध होता है, तो अपने को मेनली बस ये ध्यान रखना है इसमें संबंध में। इसके बाद अगला अवतल दर्पण के उपयोग है, तो उपयोग के अंदर भी अपने ऊपर प्रश्न उसमें पढ़ चुके हैं कि इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो टार्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दंत विशेषज्ञों द्वारा दंत चिकित्सा में सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इनका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। उसके बाद वाहनों में पार्श्व पक्ष दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो पीछे वाहन आ रहे हैं, पीछे कोई भी अपने वाहन के कुछ भी आ रहा है, और उसका अपने जो ड्राइवर वाली साइड में जो लगा होता है, अपने दर्पण लगा होता है, वो उत्तल होता है, तो उसके अंदर अपने को सीधा प्रतिबिंब दिखता है। और उसके बाद दूसरी ये बात है कि पीछे से काफ़ी दूरी तक अपने को देख सकते हैं कि पीछे से कोई साधन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिसके फलस्वरूप बृहद क्षेत्र को स्पष्ट देखा जा सकता है। दर्पण का सूत्र का, यानी कि दर्पण का अगर अपने सूत्र कहते हैं कि दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र ये अपने को दर्पण सूत्र लिखना है। और अगर लेंस का लिखने के लिए बोलते हैं कि लेंस सूत्र लिखो, तो लेंस सूत्र बिल्कुल ही ईजिली है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, माइनस लगा देना है, ये लेंस सूत्र आ जाएगा। इसकी ये भी रखनी है कि दर्पण से फोकस दूरी है f, प्रतिबिंब की दूरी है v, और वस्तु की दर्पण से दूरी है u। उसके बाद इसकी पावर का आवर्धनता का अपने को कहते थे, किसे कहते हैं, दर्पण की आवर्धनता किसे कहते हैं, दर्पण की आवर्धनता का सूत्र लिखिए। तो दर्पण द्वारा किसी वस्तु बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित, यानी कि बड़ा करने की क्षमता दर्पण की आवर्धनता कहलाती है। यानी किसी वस्तु को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, वो उसकी आवर्धनता कहलाती है।
और इसका सूत्र हो जाएगा m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश और बटे में बिंब की ऊंचाई h, या फिर ये v बटे u माइनस का। इसके बाद यहाँ पे अपने को दे रखा है एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये तो हो गया जो आदमी बैठा है, ये तो होगी बिंब की दूरी, जहाँ यूँ कह लें कि वस्तु की दूरी। और उसके बाद फोकस दूरी अपने को f का मान दे रखा है 40, और प्रतिबिंब यानी कि अपने से जो v का मान है वो पूछा है, u का मान अपने को दे रखा है, f का मान अपने को दे रखा है। अब अपने नाई वाली दुकान में बैठे हैं तो वहाँ पे जो दर्पण है ना वो अवतल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी माइनस में होगी और जो बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी वो भी माइनस के अंदर होगी। तो यहाँ से f का मान माइनस के अंदर और बिंब का मान भी माइनस के अंदर। ये लिख देना है कि शेविंग दर्पण में के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है। तो दोनों का क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये अपने को ज्ञात करना है। सूत्र जो मैंने आपको ऊपर अभी लिखा था अपने वही सूत्र आ जाएगा, 1 में f और 1 में u और 1 में b, ये अपना दर्पण के लिए सूत्र आ जाएगा। इसमें सिंपली f का मान रख दिया, इसमें u का मान रख दिया, v का मान ज्ञात करना है। उसके बाद आगे बराबर का निशान लगा के अपने आ जाएगा ये माइनस का 1/40, ये माइनस 1/10 इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया प्लस का, बराबर में 1/v ज्ञात करना है। अब 40 और 10 का अगर अपने लैसा लेंगे ना, 40 और 10 का लैस है तो ये 40 ही आएगा। अब 40 का 40 के अंदर भाग देंगे तो 40 को अपने एक बार इस तरीके से लिख लें। यहाँ पे क्या आ गया, 40 अपना आ गया लेस है, 40 में 40 का भाग देंगे 1 तक जाएगा, 1 को 1 से गुना किया 1, फिर 10 का भाग देंगे 40 में 4 तक जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और 4 में से ये 1 घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 3/40 आ जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/40, यानी कि आ जाएगा 3/40 आ गया, और बराबर में क्या आ गया a/v। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो 3v बराबर 40, और ये 3 इसके भाग में आ जाएगा, भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपना प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी, ठीक है, 13.33 सेंटीमीटर। अब इसकी प्रकृति तो आभासी और सीधा बनेगा। इसकी अपने को आवर्धनता ज्ञात करनी है, कितना का बड़ा बनेगा, तो इसका सूत्र था -b/u। ये अपने v का मान जो निकला वो रखा, ये u का मान माइनस में, a के सूत्र में माइनस होता है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.33। 10 का भाग देंगे तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट आगे लग जाता है। इसके बाद अगला है मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो ये मुख्य फोकस आपको सीधी इसकी परिभाषा पढ़ लेनी है। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे रूप से गमन करती है तो दोनों माध्यमों के पृथक करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या यूँ लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण अपने को दे रखे हैं। पानी में रखे सिक्के का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। उसके बाद इसके कुछ नियम हैं। तो नियम जैसे अपने दर्पण में पढ़े थे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो हो गया इसका पहला नियम। दूसरा नियम जो इसका है, दूसरा नियम है कोण पे कि आपतन कोण की ज्या, ध्यान रखना आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर होता है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं और इसको इस तरीके से अपने लिख सकते हैं। ज्या का मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू और नियतांक। ये इसके उदाहरण अपने ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद अवर्तनांक नांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको सीधी सिंपली सी पढ़ लेनी है, ज़्यादा इतना है नहीं है। इसके बाद लेंस का सूत्र है। तो लेंस का सूत्र जैसे मैंने आपको दर्पण का सूत्र बताया तो उसी टाइम बता दिया लेंस का सूत्र, तो वही सूत्र है यहाँ पे। इसके बाद लेंस की शक्ति यानी कि लेंस की पावर को पी से कहते हैं।
तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता, यानी कि प्रकाश की किरणों को एक जगह पे रोकने या फैलाने की जो क्षमता है वो उसकी हो जाएगी लेंस की क्षमता, जिसको अपने लेंस की पावर P से लिखते हैं। ये 1/f होता है। f का मतलब यहाँ पे फोकस दूरी है, जो कि क्या है, मीटर के अंदर होनी चाहिए f का मान। और इसका जो मात्रक है लेंस की क्षमता का या लेंस की पावर का जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है। पीछे अपने किया था ना, एक ऊपर उदाहरण किया था जिसमें लिखा था ना कि फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो 1 डायोप्टर होगी। उसके बाद अगला देखो, इसमें 20वां प्रश्न है ये, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये भी आपने यहाँ पे देखा कि फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो अपने को यहाँ लिखेंगे f बराबर 20 सेंटीमीटर और बाद में f बराबर अपने इसको मीटर में चेंज करना, तो ये लिखा जाएगा 20 और बटे में 100। 10 से 10 कट जाएगी तो ये अपना आ जाएगा 2/10, यानी कि 1/5 इसको अपने लिख सकते हैं। ठीक है, या 1/5 लिख लो या फिर इसको लिख लो 0.2, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ये भी मीटर में आएगा और 1.5 है, ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में। नहीं, कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर अपने को सेंटीमीटर में दे रखी है और अपने उसमें शक्ति या पावर पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता कितनी है, लेंस की पावर कितनी है, तो सेंटीमीटर को पहले अपने मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये तभी करना है जब अपने को फोकस दूरी पूछी है। अदरवाइज अगर अपने को बिंब या प्रतिबिंब की दूरी पूछी तो उसमें चेंज नहीं करना, सिर्फ क्षमता के अंदर चेंज करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। तो इसको पहले अपने मीटर में चेंज किया और उसके बाद सूत्र में जो ये अपना सूत्र है, इस सूत्र में रख देंगे 1/f वाले में, 1/f वाले सूत्र में यहाँ पे रखेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें अपने को अवतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वहाँ पे लेंस की हो रही थी, यहाँ पे दर्पण की हो रही है। लेंस वाले में मीटर में चेंज करना जरूरी है, दर्पण में चेंज करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सीधे ऊपर भी अपने पहले कर चुके हैं, इसका तरीके का प्रश्न है जो अपने अभी आपको संबंध भी मैंने ऊपर बताया था, ये वाला संबंध आ जाएगा, उसके अनुसार अपने को कर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। फोकस दूरी f का मान 50 है। एक व्यक्ति इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। फोकस दूरी f का मान 50 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। व्यक्ति की दूरी ऋणात्मक में ली जाएगी, उत्तल लेंस के लिए दूरी है वो ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v का मान अपने ज्ञात करना है। ये लेंस ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा, लेंस का सूत्र आ जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके बाद फिर बराबर का निशान लगा के ये अपने f का मान रख दिया। उसके बाद फिर v का मान ज्ञात करना है, ये u का मान रख दिया। ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी कैसा आ जाएगा 1/50, 1/v और 1/30। अभी प्लस का 30 इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इन दोनों का अपने लैसा लेंगे, 50 और 30 का लैस है 150 आ जाएगा। वहाँ से अपने 50 का भाग देंगे 150 में, 3 तक जाता है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, फिर 30 का भाग देंगे 150 में 5 और 5 को गुना करेंगे तो 5। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो यह आ जाएगा -2/150। यहाँ से तिरछा गुणा कर देना अपने दोनों को, तिरछा गुणा करेंगे तो 2b और बराबर में 150 ये वाला आ जाएगा। अब ये 2 है वो आ जाएगा इसके भाग में, 150 में 2 का भाग देंगे तो 75 सेंटीमीटर की आ जाएगी, v का मान आ जाएगा जो कि इसकी प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। इसके बाद इसकी प्रकृति बतानी है, स्थिति बतानी है। तो ये वस्तु व्यक्ति के पीछे लेंस के बाईं ओर, आवासी और सीधा। इसकी आवर्तता बतानी है, m का मान बताना है इसकी। तो ये v/u होता है, दोनों का मान रख देंगे, v और u का 2.5 गुना बड़ा आ जाएगा। इसके बाद ये यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 हो और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में अपवर्तनांक। तो प्रकाश की चाल तो हो जाएगी 3 × 10⁸ और बटे में 1.5। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 3 × 10⁸ और बटे में क्या है 1.5। ये पॉइंट खत्म करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 0। 30 में 15 का भाग देंगे कितना आएगा 2 और 10⁸ का 8 आ जाएगा। इसके बाद आगे अपने को सिंपली डायग्राम बनाना है। जो प्रकाश का अपवर्तन जो हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन का
अपने को एक कांच की स्लैब के अंदर डायग्राम बना के देना है। ये इस तरीके का न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न है वो अपने ऊपर कर चुके हैं, सेम उस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेना है। इसके बाद कुछ इसके अपने आ जाएंगे किरण चित्र आ जाएंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण के हैं, तो अवतल दर्पण के ध्यान रखना भी अपने को, अवतल दर्पण के अंदर क्या होगा कि जो भी प्रतिबिंब अपने बनाएंगे, प्रतिबिंब जो बनेगा तो इधर से स्टार्ट होगा, यहाँ से अनंत से स्टार्ट होगा और वो होगा इधर से स्टार्ट ऐसे, ठीक है। अनंत से बनेगा तो ये फोकस एफ पर बनेगा, अनंत से थोड़ा आगे आएगा तो ये प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ये और आगे आएगा तो ये और इधर चला जाएगा, ये और आगे जाएगा तो ये और पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से इसके प्रतिबिंब आगे की ओर चलते हैं और बिंब आगे की ओर जाता है और जो प्रतिबिंब है वो पीछे की ओर घटता जाता है। जितना उसको आगे लेके जाएंगे वो उतना ही उसके पीछे चला जाएगा। यहाँ से समझें कि जब अनंत पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, एफ पे बनेगा। अनंत और सी इन दोनों के बीच में होगा ना, अनंत और सी के बीच में होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। दो बातें क्लियर। और उसके बाद तीसरी बात, जब वक्रता केंद्र पर होगा ना ये, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी कि यहाँ से किरणें अपने को ऐसे काटनी है। बिंब की स्थिति वो भी केंद्र वक्रता केंद्र पर होगी, प्रतिबिंब की स्थिति वो भी कहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र पर होगी पर उल्टी होगी। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये जो प्रतिबिंब है वो इस तरफ आ जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये पूरा का पूरा एफ पे चला जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये दोनों के बीच में चला जाएगा, प्रतिबिंब जो बिंब है वो यहाँ पे चला जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके आगे इधर निकल जाएगा ये। तो इस तरीके के अपने को ये डायग्राम है, इसको अच्छे से देख के जाना है कहाँ कहाँ पे कैसे, जैसे जो मेन इसमें ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी इसको उल्टा बनेगा सीधा बनेगा कैसे बनेगा वो अपने को याद रख के जाना है। इसके बाद आते हैं लेंस वाले आते हैं। तो लेंस वाले में सिंपल एक ही फंडा है इसके अंदर भी। अब लेंस वाले में पहले तो अपने को ये नाम याद रखने हैं, ये वाले जो नाम है वो अपने को याद रखने हैं। 2F1 F1 होगा और दूसरी साइड क्या होगा, F2 और 2F2 होगा, ठीक है। ये F1 बनेगा और इधर क्या बनेगा F2, इधर 2F1 है और इधर 2F2 है और बीच में प्रकाशीय केंद्र अपना आ जाएगा, O आ जाएगा। और ये C1 और C2 क्या हो जाएंगे, अपने यहाँ पे केंद्र हो जाएंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र दो गोलों से मिलकर बनते हैं ना, ये दो गोलों से ऐसे जो अपने लेंस बनता है वो दो गोलों से मिलकर बनता है। तो एक तो इसका केंद्र हो जाएगा, इसको C कहते हैं, C2 हो जाएगा, और एक इसका केंद्र होगा तो C1 होगा। तो इधर वाले तो होंगे 1 1 होंगे, F1 होगा और 2F1 होगा, और इधर वाले जो होंगे वो F2 और 2F2 होंगे। इसके बाद अपने को इसके जो किरण चित्र बनाने हैं वो कैसे ध्यान रखना है कि जब अनंत से आएगी ना कोई किरण रेखा, जो प्रकाश की किरण है वो अनंत से आएगी तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पे, यानी कि इसके जस्ट ही पहला बिंदु कौन सा आता है, F2 आता है, तो F2 पे बनेगा। उसके बाद थोड़ी सी जो प्रकाश की किरण है वो आगे आएगी तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में बनेगा। और जब प्रकाश की किरण है 2F1 पे आ जाएगी तो इधर से जो प्रतिबिंब है वो 2F2 पे बनेगा। उसके बाद जब प्रकाश की किरण इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि जो अपनी बिंब की स्थिति है वो इन दोनों के बीच में होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, इससे परे चले जाएगा, यानी कि 2F2 से परे चला जाएगा। और जब अपने बिंब की स्थिति है जो F1 पर हो जाएगी तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में आ जाएगी तो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन जाएगा, वापस उसी ओर बन जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट है लेंस वाले। तो यहाँ पे देखो कि कहाँ पे है ये अनंत से, और यानी कि इन दोनों के बीच में है, अनंत और 2F1 के बीच में है तो कहाँ पे जाएगा, इन दोनों के बीच में जाएगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा 2F1 पे आ गया तो कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे बनेगा। यहाँ पे है यानी कि इससे थोड़ा सा पीछे है तो इधर दोनों के बीच में 2F1 पे आ गया तो कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे बनेगा। इसके बाद ये दोनों के बीच में आ गया, अब जो प्रतिबिंब की बिंब की स्थिति दोनों के बीच में आ गई तो ये कहाँ चला जाएगा, 2F2 से परे चला जाएगा, 2F2 से परे यहाँ उनके अनंत के मध्य आ जाएगा। इस तरीके से फिर ये अनंत पे आ जाएगा और फिर ये वापस इसके उल्टा विपरीत साइड ही बन जाएगा। उसके बाद ये अवतल लेंस वाले हैं, ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अवतल और लेंस और दर्पण वाले, ठीक है। ये अपने को याद रख के जानी है, सारणी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये था अपना पूरा का पूरा चैप्टर, इसको अच्छे से करना है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये अपना। तो जो चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, और वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।